हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दूसरा सेशन है। हमें आज बहुत बेसिक लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़नी है। बेसिकली आज पूरे सेशन हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बाकी सारे चीज़ें आएंगी सब इसी पर डिपेंड करेंगे। जैसे ओम्स लॉ जब तुम क्लास 10th में पढ़ते थे, ओम्स लॉ का डिडक्शन भी इसी दोनों के टर्म्स में हम लोग आगे देखेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, ये डिड्यूस कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक बेसिक टर्म्स है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का क्या मतलब है जरा समझते हैं। मान लो कि एक कंडक्टर है, ये जैसे मान लो कि कंडक्टिंग कोई रॉड है, इससे होके 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और एक दूसरा कंडक्टर जो काफ़ी मोटा है उससे भी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो हो रहा है ज़्यादा डेंसिटी के साथ किसमें फ्लो हो रहा होगा, पतले वाले कंडक्टर में या मोटे वाले में? जाहिर सी बात है कहोगे पतले वाले में। तो आखिर दोनों में सिचुएशन क्या डिफरेंट हुआ, दोनों में करंट सेम है। इसी टर्म को हम समझेंगे करंट डेंसिटी से। अब तुम बात समझ रहे होगे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोला जाएगा, करंट डेंसिटी। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है और डिफाइन किया है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉर्मल अगर डेल्टा आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा डेल्टा एस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास करेगा, तो करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस। ये तुम कोई छोटा सा सरफेस लिए, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया गया है। अगर मान लो कि ये काफी लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटा सा लेने पे क्या होगा, आई वैरी नहीं कर सकता है पूरे सरफेस पे। अगर कोई लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और करंट डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म हो तब क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आई बाई कैपिटल एस, है ना। तो इफ करंट आई इज uniformly distributed over क्रॉस सेक्शन S, तो हमारे पास J का वैल्यू क्या आ जाएगा, I बाई S। इवन किसी लार्ज सरफेस एरिया के बाय डेफिनेशन ही आपको पता चल रहा है कि करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर और नीचे मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर शॉर्ट में लिख देते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सवाल उठता है अब डेफिनेशन से ही बताया कि परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, तो अगर परपेंडिकुलरली क्रॉस ना करके कुछ एंगल के साथ क्रॉस करेगा तब कैसे करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा, है ना। इफ करंट does not cross perpendicularly, तब क्या हो जाएगा, मेरा ध्यान, मान लो कोई ये सरफेस और हमारा यहाँ पे करंट कुछ ऐसे पास कर रहा है, पीछे नहीं से तो हटा देते हैं हम लोग। तो फिर से क्या करना होगा, पहले बताया गया था फ्लक्स में कि हम लोग एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा हो गया डेल्टा एस वेक्टर और ये हो गया हमारा करंट डेल्टा आई, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो
डेल्टा एस का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। ये आखिर कब आएगा, जब पूरे एरिया का हम लोग प्रोजेक्शन ले लिया जाएगा। अगर मान लो एरिया कुछ ऐसा होता तब तो अगर ये वाला एरिया ले लिया जाएगा तो परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा। अगर ये एरिया डेल्टा एस है तो ये एरिया क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा। इससे डेल्टा आई क्या आता है, J डेल्टा एस कॉस थीटा। जे को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया। अब पहले ही पता था आई किसके किसके बीच का एंगल था, एरिया वेक्टर और करंट के बीच का। यहाँ के अनुसार थीटा किसके बीच का एंगल आएगा, ए बी कॉस थीटा, मतलब कि ए डॉट बी। यहाँ पे जे और डेल्टा एस के बीच का एंगल है। अब वो सीधा पता चल रहा है कि जे का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन। करंट तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, लेकिन आगे से करंट डेंसिटी को क्या माना जाएगा, वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। Here theta is the angle between current density vector J is along the direction of ये हमारा आया किसी जनरल कंडीशन के लिए। अगर परपेंडिकुलरली क्रॉस ना कर रहा हो तो पहला वाला किस भी आ जाएगा, थीटा इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू जे कॉस जे टाइम्स डेल्टा एस। अब अगर मान लो कि अगर करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल हो तो क्या, एक current density is variable over cross section। अभी कोई बहुत बड़ा सा सरफेस है, कहीं से करंट ज़्यादा पास कर रहा है, कहीं से करंट कम पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हर जगह करंट डेंसिटी सेम नहीं होगा। तो क्या करना होगा, एक छोटा सा सरफेस लेना होगा, वहाँ पे जे डॉट डी एस निकालना होगा, और जे डॉट डी एस निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वहाँ का स्मॉल करंट। अब यहाँ से पास करने वाला करंट डी आई डी आई डी आई डी आई सबको क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना। हर स्मॉल क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले स्मॉल करंट डी आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, जी डॉट डी एस, और सारे करंट को जोड़ देंगे तो पूरे इंटायर सरफेस से पास करने वाला करंट मिल जाएगा। तो वो क्या लिखा जाएगा, डी आई इज इक्वल टू और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना है आई पहले भी बताया जाता था कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं, आज ही वेक्टर नहीं आया तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा अंडर प्रॉपर लिमिट, मतलब को सवाल से तय होगा। अंडर प्रॉपर लिमिट का ये मतलब हुआ कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ इस तरह से लिया जाए ताकि सारा का सारा सरफेस एरिया क्या हो जाए, कवर हो जाए, सारा का सारा वो क्रॉस सेक्शन का हिस्सा कवर अप हो। इससे हमको पता चला सीधा सा बात कि ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिफाइन कैसे होगा, आई डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस, करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करंट के इक्वल होगा। अब आते हैं एक नया टर्म के बारे में, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ड्रिफ्ट स्पीड। इसे ध्यान से समझना। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है,
चलो आपको पता होगा कि मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो एक तरह से चार्ज कैरियर है, वो चार्ज मूव कर रहा है। मूविंग चार्ज के कारण करंट आना चाहिए, लेकिन मेटल के अंदर नेट करंट जीरो होता है। आप समझते हैं क्यों? कोई भी ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिगजैग पाथ में, मतलब कि ऑल डायरेक्शन इसके लिए क्या होता है, सिमेट्रिकल कंडीशन होता है। अगर मेटल के अंदर कोई एक इमेजिनरी सरफेस, मान लो इतना बड़ा सरफेस लिया जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो कि किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स राइट से, तुम्हारे लिए राइट है, राइट से लेफ्ट जा रहा होगा, तो उसी समय में उतना ही उसी क्रॉस सेक्शन से 500 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, तो इस सरफेस के नेट चार्ज ट्रांसफर क्या हो गया, जीरो। सवाल उठता है कि कहीं बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होने के पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन केवल इधर जाएगा इधर नहीं जाएगा, अगर रैंडम मोशन है? अगर मान लो इस रूम में बहुत सारा एयर मॉलिक्यूल घूम रहा है, कोई पर्टिकुलर एयर मॉलिक्यूल तो मान लो कि राइट साइड किस समय पे जा रहा हो, लेकिन क्या सारा मॉलिक्यूल राइट साइड जाएगा तो फिर इधर वैकेंट नहीं हो जाएगा? जितना एयर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट जा रहा होगा उतना ही एयर मॉलिक्यूल्स राइट जा रहा होगा, जिसके कारण नेट एयर का मूवमेंट, एयर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किसी क्रॉस सेक्शन के से क्या हो जाएगा, जीरो। वही हुआ, इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन जीरो हो गया, इफेक्टिव नो चार्ज ट्रांसफर, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो क्या होगा? जरा समझो कि एक बॉक्स है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर उधर इधर उधर मूव कर रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम इंटरवल, लंबे समय के बाद आप देखोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन जहाँ है ऑलमोस्ट वहीं पे रहे, है ना, घूम घाम के फिर वहीं पे आ जाएगा, पूरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब जरा सोचो, उस बॉक्स के अंदर जो मोशन हो रहा है वो होने दिया जाए, और बॉक्स को हम लोग इस तरफ खिसका रहे हैं, डिस्प्लेस किया गया, लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किए, तो क्या होगा, अब क्या होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था बॉक्स के अंदर तो ही रहा रिलेटिव टू बॉक्स, लेकिन चूंकि बॉक्स को अगर मान लो हम 2 मीटर से खिसका दिए तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो एक खास डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रॉन का नेट शिफ्ट हो जाएगा। अब पता होगा कि एक कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा सा कंडक्टर, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा तुम्हारे लिए राइट साइड, तो फोर्स किधर लगेगा, तुम्हारे लिए लेफ्ट साइड, फील्ड होगा राइट साइड, फोर्स होगा लेफ्ट साइड। अब ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जाएगा और तब फिर करंट उसके कारण क्या आ जाएगा, राइट साइड, मतलब जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। इसको अब लोग यहाँ पे बोर्ड पे समझते हैं। थोड़ा जिगजैग पाथ काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर एक मिलता जुलता ऐसा ही बनाना पड़ेगा। चलो मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इलेक्ट्रॉन को आना था यहां से यहां, लंबे समय बाद फिर ये वापस यहां भी आएगा। अच्छा, ये बार बार घूम क्यों रहा है, आखिर इसका जिगजैग पाथ होने के पीछे कारण क्या है? पता है कि मेटल के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एटम से रिलीज होता है, तो जो रिमेनिंग एटम होता है वो क्या बचता है, उसको पॉजिटिव आयन बचता है। उसी पॉजिटिव आयन को हम लोग लैटिस बोलते हैं। लैटिस का मतलब, अब उस रिमेनिंग एटम एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होगा, काफी भारी होगा। वो समझो कि कॉलिजन वाले केस में जैसा मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि एक बॉल जाएगा दीवार से टकराएगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा, दीवार अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा और बॉल क्या होगा, वापस लौट आएगा। तो दीवार एक तरह से फिक्स्ड की तरह काम करेगा, काफी हैवी मास फिक्स्ड की तरह काम करेगा। वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था कोई एक रैंडम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या हुआ, टकरा गया। टकराने के बाद कोई एक और रैंडम डायरेक्शन अपने आप, कोई नियम नहीं है कि किधर लौटेगा, कोई एक रैंडम डायरेक्शन पकड़ लिया, वो जा रहा है, फिर यहाँ पे आकर टकराया,
फिर एक कोई रैंडम डायरेक्शन ले लिया, मतलब कि हर दो टक्कर के बीच में कुछ टाइम जो होगा उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा सोचो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, ये थर्मल एजिटेशन पर डिपेंड कर रहा है। मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करने लगेगा, टेम्परेचर कम होगा तो स्लो मूव करने लगेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम कैसे प्रभावित होता है टेम्परेचर पे, और फिर रिलैक्सेशन टाइम के कारण हर वो चीज़ चेंज हो जाएगा जिस फॉर्मूले में रिलैक्सेशन टाइम आए। ये कुछ ऐसा था, इस तरफ जा रहा है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचता। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या हुआ, रैंडम मोशन तो हो रहा था और इलेक्ट्रॉन किधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा राइट से, और एक बार यहाँ से यहाँ नहीं खिसेगा, पूरी मोशन के दौरान हल्का हल्का खिसकता। इस पहले वाले इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड वाला जो पाथ उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड जो होगा उसको हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब देखो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहुंचना चाहिए तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, लगातार ये थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और फाइनली रफ डायग्राम है, ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना है, तुम जैसा बना पाओ। ये डिस्टेंस हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉटेड पाथ इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, और सॉलिड पाथ जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। जब फील्ड नहीं था तब डॉटेड वाला, बाद में सॉलिड लाइन। अब क्या करना है, अगर मान लो यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा है तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर टी टाइम में एल डिस्टेंस से ड्रिफ्ट कर जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या कहलाएगा, एल बाई टी। तो ड्रिफ्ट स्पीड अगर हम लोग ये कहने बोले एवरेज स्पीड ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ electrons in a direction opposite to field in a long time interval। ऐसा कुछ एल बाई टी। अब ध्यान देना है कि कहीं कहीं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जा सकता है। आपको पता है रेक्टिलिनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन तो स्पीड का ही या वेलोसिटी कहा जाए, वेलोसिटी का खासकर मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड को या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मैग्नीट्यूड पे डील करना है। डायरेक्शन और बार क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो। हाँ, तो यहाँ पे हमने बोला है कि स्ट्रेट लाइन में होगा। ध्यान देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा था, जिगजैग पाथ था, है ना, मतलब इरेगुलर पाथ था। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या पाथ स्ट्रेट हो गया, क्या नहीं, अभी भी जिगजैग पाथ ही है। आपको समझना ये है कि जो नेट वेलोसिटी होगा
नेट वेलोसिटी जो होने वाला है जिगजैग वाला वेलोसिटी और प्लस ड्रिफ्ट, जरा ध्यान देना है। ये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये रैंडम होगा, रैंडम डायरेक्शन। और ये क्या होगा, अपोजिट टू। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फट से मत बोल देना अलोंग द डायरेक्शन, वो पूरे स्पीड के बारे में कह रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका छोटा सा पार्ट है, वेलोसिटी का अधिकतर हिस्सा कौन सा है, ये काफी फास्ट होगा, ये तो स्लो है। रैंडम प्लस स्ट्रेट लाइन या कोई फिक्स्ड वैल्यू का सम, तो पता है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हमेशा क्या आता है, वेरिएबल आता है। ये भी क्या आएगा, रैंडम डायरेक्शन। हाँ, किसी पर्टिकुलर समय पे हो सकता है कि थोड़ा समय के लिए वो इधर जा रहा है, कैसे, ये फील्ड के अपोजिट होगा, किसी थोड़े से समय के लिए ये भी फील्ड के अपोजिट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो सकता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। वो हो भी सकता है और नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होगा। आप कभी भी नहीं लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। मूवमेंट नहीं होता, एक मूवमेंट तो जिगजैग पाथ ही होता है, थोड़ा सा एक खास डायरेक्शन में बाइस्ड हो जाता है मोशन, है ना। अभी मोशन क्या होगा, कर्व पाथ में। ये आया L/T। इसलिए बताया गया कि अगर ड्रिफ्ट वाले पार्ट को हम लोग स्ट्रेट लाइन में होगा, केवल ये हमेशा ही इधर होगा, राइट साइड होगा, फील्ड के अपोजिट। तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों लगभग सेम है, इस बात को पक्का ध्यान देना है। हाँ, अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, ड्रिफ्ट स्पीड एक तरह से क्या आ रहा है, इन टी टाइम एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तरह से ये बाय डेफिनेशन एक तरह से ये एवरेज स्पीड है ना। क्योंकि और जरा सोचो, यहाँ पे आके लैटिस से टकरा गया इलेक्ट्रॉन, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद एक रैंडम वेलोसिटी मिला, लेकिन ड्रिफ्टिंग वाला वेलोसिटी उसका क्या हो गया, जीरो। हर कॉलिजन के बाद वो ड्रिफ्ट वाला जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये कुछ वैसा ही है कि एक बॉल है, कुछ खास स्पीड से आके इस पर टकराएगा और क्या हो जाएगा, अगर लास्ट कॉलिजन उसी स्पीड से लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो रैंडम स्पीड तो इस वेलोसिटी तो किसी खास डायरेक्शन में मिल जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो एक कॉलिजन होने के बाद दूसरे कॉलिजन के बीच में वो लगातार स्पीड अप हो रहा था। स्पीड अप क्यों हो रहा था, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, जाहिर सी बात है E/m। तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। जीरो से बढ़ते बढ़ते वो टाउ टाइम तक लगातार बढ़ा, और टाउ टाइम के बाद फिर से क्या हो गया, जीरो। तो हर दो कॉलिजन के बीच में ही हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हर कॉलिजन के बाद तो फिर से वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के बजाय क्या लेना है, हम लोग को दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के समय के लिए कंसीडर करना है। अब जरा ध्यान देते हैं सारी चीज़ों को। फोर्स कितना लगेगा, E टाइम्स E। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v इक्वल टू u प्लस at से हमारा टाउ टाइम के बाद जो वेलोसिटी मिलेगा वो मिल जाएगा। लेकिन क्या वो पूरे, अगर मान लो कि एक पूरे 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक स्पीड अप होते गया, तो 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगा, क्या वो पूरे मोशन का वेलोसिटी कहना ठीक होगा क्या, नहीं। पूरे मोशन का एक सिंगल वेलोसिटी बताया भी नहीं जा सकता है। तो क्या किया जाएगा, अगर यहाँ हम लोग को एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना हो, पूरे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और डिवाइडेड बाई 5 सेकंड कर दिया जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। इन
टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। चलो यहीं पे हम एक तरह से डिफिनेशन भी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। क्या करना होगा, डिस्टेंस कवर्ड एलिजिबल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला पार्ट 0। कितना टाइम में होगा ये, टाउ टाइम में। क्या हो जाएगा, इस चीज को अलग अलग टेक्स्ट बुक अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक में, इवन एनसीईआरटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये ऐसा नहीं किया है कि पूरे टाउ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड निकालने के बाद से टाउ से डिवाइड किया है। वो जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन, इसी को वो एवरेज वेलोसिटी मान लिया है। जाहिर सी बात है, वो क्या आ जाएगा, को किसको लेके चला जाए। मुझे तो ज़्यादा सही ये लगता है, क्योंकि अगर पूरे किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं और उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू देना हो तो एवरेज वैल्यू ही निकाला जाएगा। फिर भी कुछ बुक ऐसे देता है, कुछ बुक इस तरह से देता है, तो आखिर सही केस कैसे बना दे। और पर देखो इससे फर्क क्या आ रहा है, बस यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस दोनों में से एक फॉर्मूला में से आप कोई एक फॉर्मूला लिखने का डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ भी आ रहा है। फिर भी मन में सवाल उठता होगा कि अगर कहीं कैलकुलेट करना हो जाए न्यूमेरिकली तो कोई एक फॉर्मूला चूज करना हो, तो ऐसा सवाल कभी मिला नहीं, कभी कैलकुलेट करने का नहीं बोलता है। लेकिन अगर फिर भी बता रहे हैं, अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े तो आप एनसीईआरटी वाले बुक को फॉलो करोगे। फिर मन में एक सवाल उठता है कि दोनों में सही क्या है। दोनों में सही एक तरह से समझो कुछ भी नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। हम लोग सारा रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट माने हैं। क्यों? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स सफिशिएंट नहीं है। ये बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए क्वांटम फिजिक्स का जरूरत पड़ता है। छोटे मास के लिए और लार्ज स्पीड के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल करता है। ये कुछ एजम्पशन के साथ है, तो एजम्पशन इसमें भी कंसीडर किया गया है, एजम्पशन यहाँ भी, और भी बहुत सारा एजम्पशन है कि लैटिस पर टकराने के बाद कॉलिजन हो जा रहा है, इलास्टिक हो जा रहा है। ये सब कुछ एजम्पशन है, चीज़ों को बेहतर ढंग से आसानी से समझा जा सके इसलिए है। तो आप ये भी लेके सोच सकते हो, ये भी लेके सोच सकते हो। अगर इस फॉर्मूले को पर्टिकुलरली लिखने का बारी आएगा तो यही लिखना है। आगे भी हम लोग सारे डिस्कशन में जहाँ जहाँ M2M आएगा वहाँ पे M एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा। मोस्ट ऑफ द केस आपको किसी एक को कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे आपको ये मिल रहा है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे टाउ किस चीज पर डिपेंड करता है? टाउ इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब इसको लैंग्वेज समझ सकते हो, टाउ डिपेंड्स ऑन। अभी बताया था टेम्परेचर बढ़ने पे ये क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट हो जाएगा। एक लैटिस से टकराने के तुरंत ही बाद कुछ ही देर बाद वो दूसरे से टकरा जाएगा। एक बंद कमरे में बहुत सारा पिलर लगा हुआ है और आपके आंखों पट्टी बांध के उस रूम में रैंडमली, आपको पता नहीं पोजीशन,
पोजीशन इसलिए भी नहीं पता है कि किसी किसी खास अरेंजमेंट पे वो पिलर नहीं रखा गया है, इरेगुलर पोजीशन है उसका। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आपको तो अंदाजा लग जाएगा। और आपको पट्टी बन के आपको बोला गया इसमें चलिए, और बताएगा कि जब आप रैंडम डायरेक्शन में जाइए, जैसे ही कोई पिलर से आप टकराइएगा, सामने आइए, आएगा, दौड़ना नहीं है तो चोट लग जाएगा, आएगा, आप वहाँ से कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ लीजिएगा, कोई भी रैंडम, और तब तक जाइएगा जब तक कि फिर कोई सामने पिलर नहीं आ जाता, फिर वहाँ से कोई एक और रैंडम डायरेक्शन लीजिएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। जब जब वो टकराने लगता है तो वहाँ से मुड़ जाता है। हम लोग टकराने से पहले मुड़ना है, छू के, इलेक्ट्रॉन टकरा के लौटता है। तो अब सोचो अगर आप चल रहे होगे तो दो लगातार कोलिजन के बीच में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप दौड़ने लगोगे तो जल्दी कोलिजन होगा ना, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, एक पिलर से दूसरे पिलर तक ज़्यादा तेजी से। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है, आयरन है, कॉपर है, ऐसा कुछ। टेम्परेचर एंड मटेरियल। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है, मोबिलिटी। देखते हैं मोबिलिटी क्या है। ड्रिफ्ट स्पीड मेरे पास डेफिनेशन है, जहाँ पे चार्ज कैरियर लिखा गया है। जो कि कंडक्टर में जनरली इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा जनरलाइज्ड है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, काफ़ी आगे जब मॉडर्न फिजिक्स में, सिलेबस के लास्ट में, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक और भी चार्ज कैरियर होता है, पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो वहाँ पे चूंकि ये फॉर्मूला लगाया है, कोई भी एक चार्ज कैरियर, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन होता है, वो बात है, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब तक नहीं होगा, स्पीड तब तक नहीं हो जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन वी बाई ई। वी बाई ई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरे वाला मेथड से करोगे तो क्या आ जाएगा? तो यहीं पे m था, तो वहाँ पे क्या आएगा? ईटा बाई m। हम बार बार बताना चाह रहे हैं, पूरे थियरी को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे होगा या ना होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपको कोर्सली फॉर्मूले के बारे में ना पूछा जाए किसी क्वेश्चन में। कभी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाए जनरली ईटा और म्यू निकालने के, तब तो आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। तो अगर उस कंडीशन में आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि टाउ न्यूमरेटर में है विद सिंगल पावर, मास डिनोमिनेटर में है विद सिंगल पावर, प्रोपोर्शनल टू टाउ, प्रोपोर्शनल टू m। तो ये आ गया। अब हम दो चीज़ों को डिफाइन कर चुके। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा? याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। क्यों? याद करोगे भूल जाओगे फट से। क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, याद करना भी नहीं है, आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब हम लोग दो चीज़ों को डिफाइन कर लिए कि करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब बारी इन दोनों में रिलेशन निकालने का। रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी मतलब J एंड ड्रिफ्ट स्पीड dt। चलो मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर लिया जाए, कंडक्टर बहुत लंबा हो सकता है, उसका कोई एक सेक्शन इसमें मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कैसे जाएगा, कहाँ से सोर्स है, इस बारे में हम लोग उस सेशन के बाद जानेंगे जब हम बैटरी के बारे में जानेंगे। बैटरी आखिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड। चलो मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वीडी डेल्टा ट्यूब वेलोसिटी वीडी है। इलेक्ट्रॉन यहीं पे जिगजैग पाथ में मोशन कर रहा होता, किस वेलोसिटी के कारण, किस स्पीड के कारण ये बाईं तरफ जा रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड के कारण। तो डेल्टा टी टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन कितना लेंथ कवर कर लेगा, वीडी डेल्टा टी। तो यहाँ से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आ जाए, उसके कारण क्या होगा, इसमें करंट होगा। जाहिर सी बात है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, राइट साइड। इसमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो उस खास मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एन से, स्मॉल एन से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, या कह सकते हैं ये क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू चार्ज क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से पास कर गया तो क्या होगा, n इंटू ई। इस पूरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल V का इस्तेमाल करते हैं वरना वेलोसिटी से कंफ्यूज होते हैं। डेल्टा V, जाहिर सी बात है ये सिलेंड्रिकल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्या हो जाएगा, ए बी टी डेल्टा टी ई। डेल्टा टी को इधर लाकर डिवाइड करो, क्या बच गया, एन ई ए। ये क्या हो गया, एवरेज। अगर मान लो कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, करंट, एन ई ए बी डी। तो थोड़ा और आगे बढ़ा लोगे, आई बाई ए, ये क्या होता है, करंट डेंसिटी। बेसिकली आप दोनों फॉर्मूला एक ही है, या ये याद करो या फिर ये।
ये किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, मतलब कॉपर के लिए क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। कॉपर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, आयरन के लिए कितना होता है, एल्यूमिनियम के लिए कितना। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है चार्ज और इलेक्ट्रॉन। एरिया दिया रहेगा कंडक्टर के लिए, और डेंसिटी निकालना है तो नहीं दिया रहेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट दिया है, एन दिया है, ई दिया है, ए दिया है, तो वी डी निकाल सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर का होता है। यहाँ पर एच सी वर्मा की बुक में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो वो क्वेश्चन बुक से तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर शायद ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल डेटा लिखते हैं। किसी कंडक्टर से होकर जो करंट है वो 1 एम्पियर है इन कॉपर। क्रॉस सेक्शन जो एरिया दिया हुआ है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻22 इन 1 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन ईच सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, इसको जरा यूनिट में चेंज करते हैं। 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें क्या करना होगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मीटर क्यूब आए, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻22 + 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये आ गया 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा। चलो आपके पास अगर आई दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, I = 10 EA/VD। इससे VD = क्या आएगा, सारा वैल्यू रख दो 1 या 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एरिया क्रॉस सेक्शन। ध्यान रहे सब कुछ ऐसा यूनिट में। ये तो सबसे बड़ा रहस्य है कि आपके सवाल का आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करने के पीछे सारे चीज नहीं होगा। चलो क्योंकि अब ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का बिना समय गवाए हुए इसको लिख देते हैं। एक तो मिलीमीटर पर सेकंड है और उसके बावजूद भी 0.036। अब आप समझ सकते हो कि कितना स्मॉल वैल्यू हुआ, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। अगर साइड में रखा जाए तो आधा तो हर कुछ ऐसा ही लिखने का। इतना स्मॉल वैल्यू है, इतना स्मॉल, बहुत आश्चर्य की बात। अच्छा समझते हैं, इसके बावजूद भी थोड़ा सा अगर सर्किट के बारे में जानते हो क्लास 10 में, मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मान लो कि बल्ब है। बल्ब का फिलामेंट, ये बैटरी, यहाँ पे स्विच ओपन है, स्विच क्लोज करते ही ये बल्ब जल जाता है, ग्लो करने लगता है। इसके बावजूद यहाँ तो सर्किट में फिर भी दिख रहा है कि कम डिस्टेंस है स्विच से बल्ब के बीच। आपके रूम में जो बल्ब लगा होता है तो आपका जो स्विच से लेके बल्ब का दूरी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बल्ब जल उठता है। और इसके पीछे कारण क्या है,
अगर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर मान लो पहुँचा हुआ है, अगर आप तुम समझते हो वैसे, और यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ समय लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा, 2 4 5 7 सेकंड लग जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन वो टाइम लैग इवन माइक्रो नैनो सेकंड का भी नहीं होता होगा, या उस ऑर्डर का होता है जिसको लोग पता नहीं कर पाते। हुआ क्या, ये बात ही गलत है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक जाना है। समझो क्या हुआ, कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। किसी कंडक्टर के जिस हिस्से पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा वहाँ पे करंट अवेलेबल हो जाएगा। करंट क्या है, कहीं और से इलेक्ट्रॉन नहीं आना है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो वहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। कंडक्टर के हर हिस्से में इलेक्ट्रॉन पहले से ही अवेलेबल है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्या होगा, मोबाइल हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। अब कोई भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा, वहाँ से ये पास कर रहा है, कोई भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा, वहाँ पास कर रहा है, तो बस उतना टाइम लैग होगा जितना समय में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचना है। पता है लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत लार्ज स्पीड। लाइट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब लाइट का स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वही होता है, 3 × 10⁸। इतना हाई स्पीड से पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने में समय नहीं लगता है। तो आपको स्विच ऑन करते ही आपके स्विच से, मैकेनिकल स्विच से लेकर उस बल्ब के फिलामेंट तक इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचना है। इलेक्ट्रॉन तो उस फिलामेंट में भी पहले से, अब क्यों इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो तो टंगस्टन का बना है ना, मेटल का है, मेटल का कोई भी चीज़ होगा उससे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वहाँ पे प्लास्टिक रहता तो थोड़ा ना वो ग्लो करता, पहले से ही वहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। बस करना क्या था, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली सेटअप हो जाएगा, बहुत कम समय में इतना फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करेगा कि उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही सेटअप हो, उस फिलामेंट में पहले से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, मूव करके कहीं जाना नहीं है, वहीं पे मोशन आ जाएगा। रेट ऑफ फ्लो, ध्यान देना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा, उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, स्पीड उसी समय तुरंत उसको मिल जाएगा, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कारण रहा बहुत बड़ा कि इतना स्मॉल स्पीड होने के बावजूद भी पूरे कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह तक इलेक्ट्रिक करंट को जाने में समय नहीं लगता। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि इलेक्ट्रिक करंट जाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ जाना है। और इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आने के लिए जरूरी नहीं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहीं के इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल जाएगा तो वहाँ पे करंट सेटअप हो जाएगा। तो आपको कभी ये नहीं समझना है कि करंट फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, हर जगह जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको वेलोसिटी मिल जाना। ये इसीलिए ये सवाल बताया कि इतना स्मॉल ड्रिफ्ट स्पीड होने के बावजूद भी करंट को एक कंडक्टर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में कोई समय नहीं लगता है, ऑलमोस्ट सडन होता है ये चीज़। आप अपने 2 कॉन्सेप्चुअल चीज़ सीखा कि इवन फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट मोशन नहीं स्टार्ट कर देता है, वो तो उस डायरेक्शन में बस थोड़ा सा पार्ट ड्रिफ्ट करता है। अभी भी नेट मोशन क्या हो रहा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही जिगजैग पाथ ही रहता है, रैंडम मोशन रहता है। ये पहला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाने वाला चीज़ है। और दूसरा कि सच स्मॉल स्पीड के बावजूद भी करंट सडनली पूरे कंडक्टर में इसलिए आ जाता है क्योंकि चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड नहीं पहुंचना है, इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड नहीं पहुंचना है, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ जाना है, और वो तब आ जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। तो ये रहा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड का पूरा डिस्कशन। करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, J=NEAV। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो बहुत फेमस लॉ में पहुंचेंगे, ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ एज ए स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, V=I, अगर हम शॉर्ट में कहें, सब लोग तुम लोग ऐसे ही जानते होगे, V=I। उस स्टेटमेंट को देने से पहले आखिर वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये अपना 10th में नहीं पढ़ा हो, हम लोग पढ़ेंगे उस ओम्स लॉ को डिराइव कैसे किया गया, इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के उसको देखते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक देखते रहिए, जय हिंद।